स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानम क्लासेस में। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन जो कि 28 सितंबर 2021 को संपन्न हुआ, हम उसका सलूशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें प्रथम 15 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं जिनको हम बारी बारी से देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में कानपुर के क्रांतिकारियों को किस अंग्रेज सेनानायक का सामना करना पड़ा था। तो इसमें जो है कैंपबेल होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 है कैंपबेल, वह सही होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, इसमें जो है प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। इसमें विकल्प संख्या 4 सही होगा। तीसरा प्रश्न है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ खोला गया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अड़यार जो कि तमिलनाडु प्रदेश में पड़ता है, वहाँ खोला गया था। विकल्प संख्या 1 इसका सही होगा। चौथा प्रश्न है चौरा चौरी कांड की घटना कब हुई थी। तो चौरा चौरी कांड की घटना जो है 4 फरवरी 1922 में हुई थी। इसी घटना के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो इसका विकल्प संख्या 1 सही होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इसमें ऑप्शन संख्या 2 सही होगा, जो आज भी फॉरवर्ड ब्लॉक अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए हुए है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कहाँ किया गया था। प्रश्न संख्या 6। तो इसमें जो है इसका ऑप्शन 4 सही होगा। दिल्ली में इसकी स्थापना गठन जो है दिल्ली में किया गया था। 7वां प्रश्न दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना की थी। तो देखिए, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन संख्या 2 सही होगा। 8वां प्रश्न है नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें मोतीलाल नेहरू ने भारत के भावी संविधान के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जो कि नेहरू जी के मतलब जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो इसके हिसाब से आपका पहला विकल्प सही होगा। 9वां प्रश्न है कि यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है। तो यह यूरेनियम उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। बुंदेलखंड मालवा के बॉर्डर पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन संख्या 2 सही होगा। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य है। अभ्रक का देखिए सर्वाधिक उत्पादक झारखंड और बिहार मिल के पूरे भारत को अभ्रक की सप्लाई लगभग 80% अभ्रक का उत्पादन झारखंड और बिहार मिल के करते हैं। वैसे झारखंड इसमें सही होगा। 65% अकेले झारखंड अभ्रक का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन संख्या 3 इसका सही होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है। तो बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करती है, जो कि ऊपर तराई वाला क्षेत्र है वहाँ पे। तो इसका ऑप्शन संख्या 3 सही होगा। 12वां प्रश्न कहेगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहेगा परमाणु उत्पादक केंद्र कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन संख्या 2 सही होगा। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई थी। देखिए, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी में को हुई थी। तो इसका इस हिसाब से ऑप्शन संख्या 2 सही होगा। भारत के संदर्भ में विविधताओं को किन रूपों में वर्गीकृत
वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है कि पहला कि सामाजिक विविधता में एकता, राजनीतिक विविधता में एकता, भौगोलिक विविधता में एकता, उपरोक्त सभी। वैसे हमारे हिसाब से तो सामाजिक विविधता में एकता प्लस इसका विकल्प संख्या 1 ही सही होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक विविधता हमारे यहाँ राजनीतिक विविधता नहीं है। राजनीति जो संविधान के तहत हर जगह हमारे यहाँ उसका कानून बना हुआ एक है। भौगोलिक विविधता जरूर है, लेकिन एक इसमें ऑप्शन हमको सही नहीं लग रहा है। इसलिए हो सकता है कि पीएनपी उपरोक्त सभी माने थोड़ा विवादित हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से सबसे ठीक सामाजिक विविधता में एकता ही लग रहा है। 15वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्य कितने हैं? तो इसमें देखिए 5 कुल स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। इसका ऑप्शन संख्या 2 सही होगा। अब हम आते हैं अपने अति लघुत्तरीय प्रश्नों पे। 16वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ छावनी से हुई थी, सैनिक विद्रोह से। तो इसका उत्तर यह होगा कि मेरठ होगा। 17वां है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो देखिए वेदों की तरफ लौटो नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था, और उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए जो है इस तरह का नारा देते हुए आर्य समाज की स्थापना की थी, और उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। 18वां प्रश्न पर हम आते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कांड कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड तत्कालीन पंजाब, जो उस समय पाकिस्तान से अलग हुआ पंजाब नहीं था, अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वो उस समय रोलेक्ट एक्ट के विरोध में सैफुद्दीन किचलू और एक अन्य उनके सहयोगी थे, उनके गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ पे जनसभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलवाकर हजारों लोगों की नृशंस हत्या करवा दी थी। प्रश्न संख्या 19, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने 1920 में 4 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। 20वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ बॉम्बे के 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान से शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 21, उत्तर प्रदेश में लोकसभा व राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें शामिल हैं। चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है? चिपको आंदोलन उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में पेड़ों को बचाने का एक आंदोलन था, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा प्रमुख रूप से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। पर्यावरणविद थे उन्होंने। वो उस समय लोग वहाँ के पेड़ों से चिपक कर, अगर कोई काटने जाता था तो पेड़ों से चिपक कर उस पेड़ की रक्षा करते थे, इसलिए उसका नाम ही चिपको आंदोलन पड़ गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 23 पर, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अभी सितंबर चल भी रहा है, अभी बीता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 24, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, जहां पे 96.20% साक्षरता दर पाई गई है। आते हैं प्रश्न संख्या 25 पे, उत्तर प्रदेश में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर है, जहां पे 242 व्यक्ति प्रति किलोमीटर की आबादी नोट की गई है। वहां का जनसंख्या घनत्व है 242 प्रति किलोमीटर, 242 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। प्रश्न संख्या 26,
कर्क रेखा भारत के किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है? उनमें से किसी एक राज्य का नाम लिखें। तो देखिए, इसको मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताना चाहूँगा। एक हमारा ट्रिक है बनाया हुआ कि मित्र पे गमछा झार। इसमें मैं आपके सभी राज्यों का नाम बता दे रहा हूँ, एक राज्य की बात छोड़िए। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पे से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड और र से राजस्थान। मैंने सभी राज्यों के नाम आपको बता दिए। 27वां, सेरीकल्चर क्या है? तो यह एक सिल्क का उत्पादन सेरीकल्चर में किया जाता है और उससे संबंधित सिल्क के उत्पादन और उसके रखरखाव से संबंधित जो भी काम होता है वो सेरीकल्चर में किया जाता है। प्रश्न संख्या 28, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात हर 1000 व्यक्तियों पे 940 महिलाएं, यह यहाँ का लिंगानुपात है। यानी कि 940 अगर महिलाएं हैं तो 1000 पुरुष हैं। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? ये देखिए, भारत कला भवन बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर ही स्थित है, इसलिए इसका उत्तर बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, मतलब अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के रॉकफेलर द्वीप पर स्थित है। अब हम आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न पे, सिंहावलोकन करेंगे हम इसका। प्रश्न संख्या 31, सन 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम के तत्कालीन कारण क्या थे? तो मैं 2-3 कारण आपको गिना दूंगा। जैसे गाय और सूअर की चर्बी लगी गोलियों जो सैनिकों को मिलती थी, उसमें इस तरह की अफवाह थी कि उसमें गाय और सूअर की चर्बियाँ लगी हैं, जिससे सैनिकों में एक विद्रोह उत्पन्न हो गया। और मंगल पांडे की उसके बाद तुरंत ही जो मंगल पांडे की हत्या हो गई तो सिपाहियों में इससे तत्कालीन बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त हो गया और वह यह जो है उस समय आंदोलन का कारण बना। अब आते हैं प्रश्न संख्या 32 पे, भारत में होने वाले नवजागरण पे प्रकाश डालिए। तो देखिए, भारत का नवजागरण काल 1820 के दशक से शुरू होता है। उस समय उसमें प्रमुख रूप से भूमिका निभाने वाले लोगों में राजा राम मोहन राय, डोरोजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इत्यादि थे। उसी में राजा राम मोहन राय की राय पर ही तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही सती प्रथा का उन्मूलन किया था और विदेशी शिक्षा पर उस समय जो है जोर दिया गया और प्रेस का भी उसी समय विकास हुआ। तो इससे जो है वहाँ पे उस समय नवजागरण काल वहीं से प्रारंभ होता है। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 33 पे, भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व की विवेचना कीजिए। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसके चलते अंग्रेजी सरकार घबराकर तुरंत ही वहाँ से एक इंग्लैंड से कैबिनेट मिशन प्लान भेजी कि यहाँ के लोगों को उसके तहत प्लान बताकर संतुष्ट किया जाए, यहाँ के नेताओं को। और उसके बाद फिर बेवेल मिशन प्लान की घोषणा हुई। फिर थोड़ी देर के बाद फिर क्रिप्स मिशन आया और जल्दी जल्दी उस समय घटनाक्रम बदलते जा रहे थे, जिसके चलते अंततोगत्वा उसका रिजल्ट यह हुआ कि हमको एक स्वतंत्र होने की रूपरेखा वहीं से बनी। और बाद में सबसे अंतिम में लॉर्ड विलियम बेंटिक माउंटबेटन योजना, जिसमें भारत और पाकिस्तान का विभाजन की रूपरेखा तैयार हुई और अंततोगत्वा भारत वहाँ से स्वतंत्र हो पाया। 15 अगस्त 1947 को उसको स्वतंत्रता मिली। प्रश्न संख्या 34, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका पर लेख लिखिए। तो लेख तो बड़ा लंबा होगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ आपको बता दूंगा कुछ कारण। तत्कालीन इंडियन नेशनल कांग्रेस के उदारवादी तरीकों से इतर नेताजी ने आज़ादी के लिए सशस्त्र विद्रोह का तरीका अपनाना चाहा और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन एवं आज़ाद हिंद सेना का भी गठन किया तथा कई लड़ाइयाँ लड़ी और पूरे
कई विश्व में कई लोगों से उन्होंने सहायता मांगने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा कि इस तरीके से हम अगर आज़ादी मांगते फिरेंगे तो ये अंग्रेज देने वाले नहीं हैं, इन्हें लड़कर ही हमें भगाना पड़ेगा। तो उस पर बहुत सारी व्याख्या हो सकती है, आप लोग लिख सकते हैं। फिर आप प्रश्न संख्या 35 पे हम आते हैं। प्रश्न संख्या 35 में है, भूकंप उद्गम केंद्र और भूकंप अभिकेंद्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, जब भूकंप जहाँ से उठता है, जहाँ जमीन के तलहटी में जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है ना, वह फोकस कहलाता है या उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। और ठीक उसके ऊपर जब जो परपटी होती है, भू परपटी, जो इसके ठीक लंबवत जो ऊपर पहुंचती है धरती के ऊपर, तो वहाँ पे जो है ना अधिकेंद्र उसको बोलते हैं या एपिक सेंटर बोलते हैं। ये दोनों में मुख्य अंतर है। अब हम आते हैं अपने प्रश्न संख्या 36 पे। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही किन्हीं 4 जनहित योजनाओं के नाम लिखिए। तो देखिए, इसमें मैं 4 जनहित योजनाएं आपको गिना देता हूं जल्दी जल्दी, जिसमें देखिए गरीब कल्याण योजना, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, मोदी जी की जो महिलाओं को गैस सिलेंडर देने की योजना थी, हर घर बिजली योजना जिसे हम सौभाग्य योजना के नाम से जानते हैं। ये इस प्रकार के 4 योजनाएं हैं। अब प्रश्न संख्या 37, प्रश्न संख्या 37, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम लिखें। सुरक्षा परिषद के कार्य बताएं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य 5 स्थायी सदस्य हैं। देखिए, जिसमें यूएस यानी अमेरिका, यूके यानी इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया और चाइना शामिल हैं। और इसमें मुख्यतः इनका काम है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति को सुनिश्चित करना। प्रश्न संख्या 38, उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा पर लेख लिखिए। देखिए, वैसे तो उत्तर प्रदेश में खनिज संपदाओं का बहुत अभाव है, लेकिन पूर्वांचल का जो कुछ जिले हैं पूर्वांचल क्षेत्र के, जैसे कि आपका सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा, चित्रकूट, यहाँ पे कुछ खनिज संपदाएं पाई जाती हैं। तो इस पे आप कुछ लेख लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 39, बेरोजगारी को परिभाषित करें और इसके उन्मूलन के लिए चलाई जा रही 2 योजनाओं के नाम लिखिए। देखिए, बेरोजगारी आप सभी लोग समझते हैं कि जब व्यक्ति को काम नहीं रहता और उसके पास आय के स्रोत कम हो जाते हैं, आय का कोई स्रोत नहीं रहता, यह बेरोजगारी के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। और इसके लिए जो योजनाएं इसके उन्मूलन के लिए जो चलाई जा रही हैं योजनाएं भारत में इस समय प्रमुख रूप से, जैसे स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया और स्वनिधि स्कीम, जो कि स्वनिधि स्कीम जो ठेले खोमचे लगाने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए यह योजना चलाई गई है। 40वां है, विविधता में एकता का क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। यह बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। भारत बहुत बड़ा देश है और इसमें जो है, चूँकि यह इसके यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो इसके भौगोलिक स्थितियाँ भी बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। आप उत्तर में देखेंगे तो ठंड पड़ रही है, हिमालय जैसे वहाँ पे बर्फ पड़ रही है। दक्षिण में आप आएँ तो पता लगता है कि वहाँ पे गर्मी ही गर्मी है। आप पूरब में चले जाएं तो वहाँ की सांस्कृतिक कल्चर, वहाँ पानी, जैसे चेरापूंजी माउसिन, दुनिया का सबसे बड़ा पानी वाला क्षेत्र, पानी बरसात का क्षेत्र माउसिन राम, चेरापूंजी वहाँ पड़ता है। तो वहीं पे हमारा थार डिजर्ट भी रेगिस्तान में पड़ता है। तो विविधताओं का बहुत तरह की संस्कृतियाँ यहाँ पाई जाती हैं, बहुत तरह के लोग पाए जाते हैं, बहुत तरह के खान पान पाए जाते हैं। तो विविधता में एकता नामक आप लोग लिख सकते हैं। इस पर एक बहुत बड़ा लेख लिखा जा सकता है। बस समय की बात है कि अगर आपके पास समय हो तो आप जितना चाहें उतना बड़ा आप लेख लिख सकते हैं। तो धन्यवाद आपको, और रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और फॉरवर्ड ज़रूर करें। धन्यवाद।